नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, प्रियंका गांधी जो कांग्रेस की महासचिव हैं और इंडिया की महिला नेता हैं, सशक्त महिला नेता हैं, आजकल उनके ऊपर कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं, कुछ उंगलियां उठाई जा रही हैं और कुछ लोग उनकी प्रशंसा में कसीदे भी पढ़ रहे हैं। जब से उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार, थोड़ा बहुत नहीं 50% भ्रष्टाचार ठेकेदारी प्रथा में व्याप्त होने की आवाज़ उठाई है और खुद ठेकेदारों के संगठन का लेटर पत्र ट्वीट किया है, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है और दिल्ली से लेकर के नागपुर से लेकर के भोपाल तक अफरा तफरी मची हुई है और उन्हें सता रही है यह चिंता कि कहीं कर्नाटक जैसी स्थिति मध्य प्रदेश में भी न हो जाए। आपको याद होगा कि कर्नाटक में भ्रष्टाचार का मुद्दा कांग्रेस ने उठाया था, बड़े जोर शोर से उठाया था। वहाँ की मुंबई सरकार भी भ्रष्टाचार में लिप्त थी और वहाँ पर जिस तरह से 40% कमीशन देने की बात, लेने की बात को कांग्रेस ने मुद्दा बनाया था, उस मुद्दे में उसे बड़ी सफलता भी मिली थी। तो भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि अगर कर्नाटक का भ्रष्टाचार का मामला मध्य प्रदेश में रिपीट किया गया, वो भी 40% नहीं बल्कि 50% करप्शन, तो मध्य प्रदेश की भी उसी तरह से हार हो सकती है जैसे कर्नाटक की हुई है। तो प्रियंका गांधी के इस ट्वीट से पूरे भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और तमाम हिंदू संगठनों में खलबली मची हुई है और अभी 2 दिन पहले की ये बात है और अब तक उनके खिलाफ 42 से अधिक एफआईआर हो चुके हैं। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि एफआईआर 42 तक होना और वो भी 2 दिनों में क्या साबित करना चाहते हैं। हम तो समझ रहे हैं कि प्रियंका गांधी ने अपना काम कर दिया अपने पार्टी के प्रचार के लिए और उनकी पार्टी के प्रचार को आगे बढ़ाने का काम एफआईआर दर्ज करके भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं। जितना ही ज़्यादा एफआईआर होगा और जितने ही ज़्यादा प्रियंका गांधी के ऊपर फप्तियाँ कसी जाएंगी, जितना ही ज़्यादा प्रियंका गांधी की आलोचना की जाएगी, उतना ही ज़्यादा भ्रष्टाचार का मुद्दा सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में गूंजेगा। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष को भ्रष्टाचारी कहते हैं और उसके भ्रष्टाचार के आधार पर उन्हें जेलों के पीछे डाल चुके हैं और डालने की योजना भी बनाए हुए हैं, उसके लिए ईडी, सीबीआई, आईटी का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री की नज़रों में पूरा विपक्ष भ्रष्ट है, लेकिन इस देश की नज़रों में जो भुक्तभोगी है, जो मध्य प्रदेश के लोग हैं, वो देख रहे हैं कि भ्रष्टाचारी कौन है, डबल इंजन है या फिर विपक्ष है। लेकिन देखने में तो यही आ रहा है कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचारों का अनवरत सिलसिला है। व्यापम से शुरू होकर के और ठेकेदारों की चिट्ठी तक ऐसे कम से कम 25 मामले हैं जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ सने हुए हैं। जिस तरह से एक हवा आती है, एक आंधी आती है और मूर्तियां टूट जाती हैं, मूर्तियों के टूटने पर आरोप लगाया जाता है कि इसमें भी कमीशन खाया गया है और उस आरोप की जांच करने वाला कोई नहीं है। जिस तरह से व्यापम घोटाला हुआ था और उसमें कम से कम 44 लोग मारे गए हैं, इतने बड़े घोटाले में 44 लोगों की हत्या और वो भी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने किया।
व्यापम का असर कम नहीं है। व्यापम पूरे मध्य प्रदेश में व्याप्त है। व्यापम में जितनी हत्याएं हुई हैं और जिस तरह से जांच हुई और उस जांच को विश्वसनीय नहीं माना गया, सरकार को या प्रशासनिक अधिकारियों को आज तक दंडित नहीं किया गया, उससे यही साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी पहले तो भ्रष्टाचार करते हैं और उस भ्रष्टाचार का उद्घाटन करते हैं, उस भ्रष्टाचार का खुलासा करते हैं जो लोग उनकी हत्या कर देते हैं। और जो जांच कमेटी बैठाई जाती है, वो जांच कमेटी ऐसा फैसला देती है, फैसला क्या, जांच इस ढंग से करती है कि किसी को दंड न मिल सके। तो ये हालत है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का। और अगर प्रियंका गांधी ने किसी चिट्ठी का हवाला देते हुए 50% भ्रष्टाचार की बात उठाई है, तो वो उन्होंने यह बात हवाई नहीं है, बल्कि उस चिट्ठी को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद एक सभा में पढ़ चुके हैं। जिस चिट्ठी को पढ़ चुके हैं और उन्होंने क्यों पढ़ा, किस लिए पढ़ा, उससे उन्हें क्या सियासी फायदा था, यह तो वही जाने। लेकिन इतना निश्चित है कि वर्तमान मुख्यमंत्री शिवचरण कौन है यहाँ के शिवचरण मामा जी जिस तरह से चिट्ठी को पढ़ते हैं और उसी चिट्ठी को प्रियंका गांधी किसी स्रोत से प्राप्त करके ट्वीट कर देती हैं और उसके बाद सोशल मीडिया में इतना गूंजती है वो चिट्ठी कि मध्य प्रदेश सरकार भले ही उसका खंडन करे, उसे झूठा कहे, उसे फर्जी कहे, लेकिन इस देश के लोगों को, जो कि मध्य प्रदेश के लोग हैं, जो इसके भुक्तभोगी हैं, उन्हें तो विश्वास है ही कि कितना भ्रष्टाचारी है डबल इंजन सरकार मध्य प्रदेश में। प्रियंका गांधी के बारे में ऊल जलूल बातें करना, फप्तियां कसना, गालियां देना भारतीय जनता पार्टी की आदत रही है। सिर्फ प्रियंका गांधी ही नहीं, बल्कि राहुल गांधी से लेकर के नेहरू तक किस तरह से कोसे जाते हैं और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग उन्हें असभ्य, निर्लज्ज, चरित्रहीन तो क्या क्या नहीं ठहराते हैं। और प्रियंका गांधी को उसी तरह से निशाना बनाया जा रहा है जिस तरह से नेहरू को और राहुल गांधी को बनाया गया था। लेकिन प्रियंका गांधी चुप नहीं बैठने वाली हैं। प्रियंका गांधी जिस तरह से आजकल सक्रिय हैं और जितने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय में, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे बलात्कार कांड हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे हरियाणा हो, हर मुद्दों पर खुल करके बोलने वाली महिला हैं प्रियंका गांधी। और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है प्रियंका गांधी से और उनके खिलाफ तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। प्रियंका गांधी के बारे में अभी एक स्टेटमेंट आया है महाराष्ट्र से। शिवसेना उद्धव के प्रवक्ता और नेता संजय राउत ने कहा है कि प्रियंका गांधी को नरेंद्र मोदी के खिलाफ बनारस से लड़ा दिया जाए चुनाव तो वो जीत सकती हैं। दरअसल चुनाव लड़ाना और जीतना अलग बात है और पॉपुलैरिटी होना अलग बात है। और सच पूछिए तो चुनाव प्रत्याशी नहीं लड़ता है बल्कि जनता लड़ती है। अगर एंटी इनकम्बेंसी है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ नफरत है, प्रदेश की जनता में उनकी लोकसभा सीट के क्षेत्र में अगर नफरत है तो प्रियंका गांधी नहीं, एक छुटभइये कांग्रेसी को भी लड़ा दीजिए या किसी भी पार्टी के एक छुटभइये नेता को भी लड़ा दीजिए, वो चुनाव जीत जाएगा। और अगर एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, प्रधानमंत्री दागदार नहीं हैं और जिस तरह से उन्होंने
2014 और 2019 में सब्जबाग दिखा करके, लोक लुभावन नारों को दिखा करके चुनाव जीता है। अगर उस तरह से देखा जाए तो अब वे उन नारों को नहीं उछाल सकते हैं। वो न ये कह सकते हैं कि अपने अच्छे दिन वापस आएंगे, वो ये नहीं कह सकते हैं कि जीएसटी सही है, वो ये नहीं कह सकते हैं कि नोटबंदी सही है, वो ये नहीं कह सकते हैं कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे बेरोजगारों को। इस तरह से 50 मुद्दे हैं जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा लेकिन किया नहीं। आज प्रधानमंत्री की ऐसी स्थिति हो गई है कि हर समुदाय के लोग, हर राज्य के लोग प्रधानमंत्री से नफरत करते हैं। वजह यह है कि मणिपुर पर कुछ नहीं बोलना और मणिपुर जैसे संवेदनशील मामले को आगे बढ़ाना और मणिपुर को गुजरात मॉडल में लाना, ये सब यह देश की जनता भी समझ रही है कि मणिपुर में जो खेला चल रहा है वो वोट के लिए चल रहा है। मैतेई समुदाय का वोट एक पक्ष अपने पक्ष में करने के लिए और हमेशा हमेशा जीत दर्ज करने के लिए ये नौटंकी हो रही है, ये ड्रामा हो रहा है। लेकिन ये जान ले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो उत्तर भारत नहीं है, वहाँ पर हिंदुत्व की प्रयोगशाला नहीं बन सकती है। वो पहले कम्युनिस्ट क्षेत्र था, उसके बाद कांग्रेसियों का वहाँ दबदबा हुआ, तो वहाँ की जनता, हम तो कहते हैं कि मणिपुर ही छोड़िए, मिजोरम, नागालैंड, असम, जितने भी पूर्वोत्तर के राज्य हैं, मणिपुर की वजह से एक भी सीट पूर्वोत्तर से नहीं पा सकती है भारतीय जनता पार्टी। इस बार सारी सीट जो मणिपुर के लोगों का आंसू पोंछा है राहुल गांधी और इंडिया, उसके पक्ष में सारी सीटें जाने वाली हैं। मिजोरम से देखिए, मिजोरम तक मणिपुर की आंच गई है, नागालैंड तक आंच गई है, यहाँ तक कि म्यांमार तक आंच गई है, असम भी अछूता नहीं है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात बनाते बनाते मणिपुर को चूक गए और पूरा पूर्वोत्तर उनके हाथ से निकल गया। पूर्वोत्तर से उनके जितने एमपी हुआ करते थे अब उतने एमपी नहीं रहेंगे। हमें तो लगता है कि जो स्थितियां चल रही हैं अगर ऐसे ही रहती हैं तो पूर्वोत्तर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक भी सीट नहीं मिलेगी। जहां तक बनारस की बात है तो एंटी इनकम्बेंसी और नरेंद्र मोदी की असफलताओं के कारण, नरेंद्र मोदी के सब्जबाग जो उन्होंने दिखाया था देश की जनता को, बनारस की जनता को, और जिस तरह से बनारस में क्राइम बढ़ रहा है, जिस तरह से बनारस में गुंडागर्दी बढ़ रही है, जिस तरह से बनारस को पेट्रो बनाने की बात कही गई थी और वो पहले से भी ज़्यादा बदहाल हो चुका है, जिस तरह से गंगा मैया की शपथ खाई गई थी कि गंगा मैया ने मुझे बुलाया है, उस गंगा मैया की सफाई तक नहीं हो पाई है और गंगा पहले जैसे ही बदबू मार रही है अब भी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी से नफरत हो गई है। इस देश की जनता को सिर्फ बनारस ही नहीं हारने वाले हैं। बनारस में प्रियंका गांधी को लड़ा दिया जाए तो निश्चित रूप से वो जीत सकती हैं। संजय राउत की बात अक्षरशः सत्य हो सकती है, बशर्ते ये है कि इंडिया गठबंधन में एकता होनी चाहिए। अखिलेश यादव को ये गुमान नहीं होना चाहिए कि यूपी उनका है तो बनारस में उनका ही व्यक्ति चुनाव लड़े। अगर इंडिया में एकता होती है और प्रियंका गांधी को लड़ाया जाता है तो निश्चित रूप से देखिएगा कि प्रधानमंत्री को विश्वास नहीं होगा कि वो बनारस जीत पाएंगे, इसलिए वो अहमदाबाद या सूरत या कहीं और से भी चुनाव लड़ना चाहेंगे, गुजरात से ही लड़ेंगे। एक सीट उनकी गुजरात में होगी और दूसरी सीट बनारस में होगी। और अगर प्रियंका गांधी नहीं लड़ती हैं तो वे गुजरात लड़ने के लिए नहीं जाएंगे, उन्हें विश्वास होगा कि वो बनारस फिर से जीत लेंगे। हम गारंटी देते हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रियंका गांधी को बनारस में उतार दिया जाता है तो प्रधानमंत्री को खुद अपने पर विश्वास नहीं होगा, वहाँ की जनता पर विश्वास नहीं होगा कि उन्हें दोबारा तीसरी बार वोट देंगे। वे जरूर गुजरात पहुँच जाएंगे और गुजरात के किसी सीट से जो कि उनके लिए
माकूल परिस्थितियां उत्पन्न करती हैं, अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करती हैं, वहाँ से भी लड़ेंगे। और जब बनारस से हारेंगे तो गुजरात की सीट ही उन्हें काम आएगी विपक्ष का नेता बनने के लिए। तो साथियों, जिस तरह से भारत में राजनीति की स्थिति हो गई है और जिस तरह से राजनीति में स्वार्थ, भ्रष्टाचार और कलंक बढ़ गया है, इससे पूरे देश की जनता वाकिफ हो गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी के सुशासन को, उसे सुशासन नहीं कहेंगे बल्कि बैड गवर्नेंस कहेंगे, एक बुरी सरकार कहेंगे, बुरी आत्मा की बुरी सरकार कहेंगे। इन लोगों के पास आत्मा नहीं है। अगर आत्मा होती तो वो कचोटती जरूर मणिपुर के मुद्दे पर, हरियाणा के मुद्दे पर, लेकिन आत्मा है भी तो वो मर चुकी है। जिसकी आत्मा मर जाती है वो किसी काम का नहीं रह जाता है, तो चुनाव क्या लड़ पाएगा। और जहां तक प्रियंका की बात है, उत्तर प्रदेश में उन्हें 2022 में सफलता नहीं मिल सकी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के आधार पर उनके व्यक्तित्व को कमतर आंकना गलत होगा, क्योंकि वही प्रियंका गांधी हैं जिन्होंने कि हिमाचल में जिताया कांग्रेस को और कर्नाटक में जिताया। और जिस तरह से प्रियंका गांधी हर सामाजिक मुद्दों पर मुखर होती हैं, डरती नहीं हैं। दोनों भाई बहन राहुल गांधी और प्रियंका दोनों नहीं डरते हैं। और जिस तरह से वो राहुल का साथ दे रही हैं, जिस तरह से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक कद्दावर नेता के रूप में उभर करके सामने आए हैं, उसी तरह से प्रियंका गांधी भी राहुल के समानांतर एक महिला नेता के रूप में उभर करके इस देश में सामने आई हैं और आज हर मुद्दों पर खुल करके बोल रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के सामने संकट खड़ा करती रहती हैं। ये उनका तत्काल का संकट है जिस पर कि उन्होंने ट्वीट किया और एक ट्वीट से पूरा मध्य प्रदेश और की सरकार हिल गई, केंद्र की भी सरकार हिल गई, आरएसएस भी हिल गया एक चिट्ठी को लीक करने और एक चिट्ठी को ट्वीट करने और भ्रष्टाचार का आरोप लगाने से। तो प्रियंका गांधी के कद का अनुमान लगाया जा सकता है कि एक ट्वीट के आधार पर वे आरएसएस को झुका सकती हैं, मध्य प्रदेश सरकार को झुका सकती हैं, मामा जी को झुका सकती हैं और डबल इंजन को झुका सकती हैं। और वही प्रियंका गांधी, अगर उन्हें अवसर दिया जाता है बनारस से चुनाव लड़ने का, तो संजय राउत की बात में दम दिखाई दे रहा है इस देश की जनता को। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकल्प ढूंढने की तैयारी कर रहा है आरएसएस भी, क्योंकि आरएसएस को पता है कि मोदी मैजिक गायब हो चुका है, हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण भी असरहीन हो गया है और इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने संकट हो गया है और उनके सामने सबसे बड़ा संकट आरएसएस ही है। आरएसएस ही चाहता है कि प्रधानमंत्री बदला जाए इस चुनाव में, 2024 के चुनाव में किसी और चेहरे को सामने लाया जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री का चेहरा इतना कलंकित हो गया है मणिपुर की वजह से, महंगाई की वजह से, हरियाणा की वजह से, अडानी की वजह से, प्रधानमंत्री का और तमाम वजहों से प्रधानमंत्री का चेहरा इतना कलंकित हो गया है कि वो अब तीसरी बार जीत नहीं दिला सकता है। जहाँ तक बात प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ने की है, तो 2019 में केजरीवाल भी चुनाव लड़े थे उनके खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ। प्रधानमंत्री को 6.5 लाख के आसपास वोट मिलता है और 3.5 लाख वोट केजरीवाल को मिलता है। केजरीवाल एक नई जगह पर दिल्ली से पहुंच करके जाते हैं और प्रधानमंत्री मोदी को ललकारते हैं। उन्हें भी पता था कि वो नहीं जीतेंगे, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को चेतावनी देने के लिए उन्होंने चुनाव लड़ा था। भले हार गए, लेकिन जितना वोट उन्हें मिला था उतना ही काफ़ी है भारतीय जनता पार्टी का छीछा लेदर करने के लिए। और अगर प्रियंका गांधी बनारस से लड़ती हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हरा देती हैं, तो ये समझिए कि वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झोला उठाना पड़ जाएगा, जैसा कि उन्होंने कई बार खुद ही व्यक्त किया है
कि जब हम हार जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी, तो हम झोला उठाएंगे और चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे ये नहीं बताते हैं। अडानी के पास जाएंगे या जो विदेशों में भेज रखे हैं तमाम मोदियों को पैसा दे करके, पैसा लुटा करके, पैसा लूट करके जो भागे हैं उनके पास जाएंगे, या फिर गुजरात चले जाएंगे अपने पैतृक गांव में। तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं आज की तिथि में, 2024 में रहेंगे या नहीं रहेंगे अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन इतना निश्चित है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बन रहा है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तमाम कारणों से, वो चाहे महंगाई हो, वो चाहे बेरोजगारी हो, वो चाहे हादसे हो, वो चाहे दंगे हो, वो चाहे मणिपुर में नग्नता की हद तक महिलाओं का अपमान हो, तमाम से ऐसे मुद्दे हैं जिससे कि भारतीय जनता पार्टी की भद पीट रही है। ऐसे माहौल में चुनाव जनता लड़ती है और सत्तारूढ़ पार्टी को वो हटाती है, तो वहाँ पर प्रत्याशी महत्वपूर्ण नहीं रह जाता है। अगर बनारस से चुनाव प्रियंका गांधी लड़ती हैं मोदी के खिलाफ, तो प्रियंका गांधी महत्वपूर्ण नहीं होंगी, बल्कि इस देश की समस्याएं महत्वपूर्ण होंगी। और उन समस्याओं का तो अंबार लगा ही हुआ है, जिसे आप अच्छी तरह से देख रहे हैं और जिसके भुक्तभोगी भी आप हैं। कांग्रेस पहले की अपेक्षा ताकतवर हो गई है। 2014 और 2019 की कांग्रेस आज नहीं रह गई। और दूसरे जो गठबंधन हुआ है इंडिया नाम का, अगर 2019 के आधार पर भी वोट होता है तब भी जीत लिया जाएगा चुनाव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झोला उठाना पड़ सकता है। क्योंकि 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 37% वोट मिलते हैं और विपक्ष को 63% वोट मिलते हैं। लेकिन विपक्ष का वोट बटा हुआ था। इस बार विपक्ष का वोट बंटने नहीं जा रहा है। भाजपा के खिलाफ एक ही उम्मीदवार रहेगा, दूसरा उम्मीदवार नहीं होगा इंडिया गठबंधन से। माफ कीजिएगा। तो निश्चित रूप से अगर 2019 का वोट जो मिला हुआ था विपक्ष को उतना भी मिल जाएगा तो भगवा गैंग का सफाया हो जाएगा। लेकिन ये एकता कब तक बरकरार रहेगी? एकता को तोड़ने में, इंडिया की एकता को तोड़ने में प्रधानमंत्री लगे हुए हैं। झारखंड में लगे हुए हैं, हेमंत सोरेन को अलग करना चाहते हैं, बिहार में तेजस्वी को जेल में डालना चाहते हैं, दिल्ली में केजरीवाल को जेल में डालना चाहते हैं, तमाम राज्यों के तमाम क्षत्रपों को जेल में डालना चाहते हैं, जिससे कि विपक्षी एकता और इंडिया खत्म हो जाए। लेकिन इंडिया इंडिया है, खत्म नहीं होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देगा, चुनौती ही नहीं देगा बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का अंतिम संस्कार भी करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।